वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में डिजाइन ऑफ बीम को देखने जा रहे हैं। तो केयरफुली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, बीम के डिजाइन से रिलेटेड सभी चीज़ों को बारी बारी से सीखेंगे। देखो, अभी जो भी आपको 1, 2, 3 लेक्चर जाएगा वो पूरा का पूरा फंडामेंटल और इंट्रोडक्शन है। आप इन चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होगा। ठीक है, तो जो भी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस चीज़ को समझना। देखो, पिछले क्लास में क्या बोले थे कि बीम स्ट्रक्चर का वो मेंबर होता है जिस पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगता है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद बताए थे कि बीम है वो बेंड करता है, तो जब ये बेंड करेगा तो एक तरफ आएगा कंप्रेशन और दूसरी तरफ आएगा टेंशन। अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो बॉटम में क्या आता है, टेंशन, और ऊपर में क्या आता है, कंप्रेशन। चलो, यहां तक समझ में आ गया। अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, पीछे कहने का मतलब है कि इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, या बोल सकते हो कि जो हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़े थे, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आपने 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसमें हम लोग पढ़े थे बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम। सब आप लिखते चलोगे, ठीक है। क्या पढ़े थे? बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम, बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, 3rd सेमेस्टर में, जहां पे बीम के बारे में हम लोग जाने थे कि बेंडिंग इक्वेशन होता है मे आई फॉलो यू एफ बाई बोले थे, या सिग्मा बाई और ई बाई आर। आप इसको सिग्मा की जगह एफ लिख सकते हो, ठीक है। तो एम बाई आई, सिग्मा बाई ई बाई आर, ये बेंडिंग इक्वेशन था बीम का, ठीक है। अगर याद करो एम क्या होता है, तो एम होता है बेंडिंग मोमेंट। क्या होता है? एम होता है बेंडिंग मोमेंट। लिख देते हैं यहां पे बेंडिंग मोमेंट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई क्या था? आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिख लेना। बाई था कि जो भी आप बीम ले रहे हो उसके न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। आपने जो भी यहां पे, मान लो जो भी आपने बीम लिया है, तो उस बीम में यहां पे न्यूट्रल एक्सिस है, और इस न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बाई बोले थे, और एक टाइम पे हम लोग बाई मैक्स भी ऑब्जर्व करते हैं। ये बीम है, ठीक है। यहाँ पे बाई है, डिस्टेंस ई है, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हो आप, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आर था रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। यहाँ पे बाई है वो बेंडिंग स्ट्रेस को बताता है। सिग्मा क्या बताता है? बेंडिंग स्ट्रेस को। लिख लेना यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस, STRESS स्ट्रेस। कहीं पे हम लोग एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक और यहाँ पे थोड़ा सा टर्म है, आगे चलना, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे टर्म देखते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करोगे तो m इक्वल टू होता है सिग्मा, और I को उस तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ पे ले जा रहे हैं। आप लिख चुके होगे, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लिख लिए होगे। इसको पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो। 9 यहाँ पे जब हम लोग मूव करते हैं, यानी ये जो I है उसको उस तरफ ले जाते हैं, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो सिग्मा बाई और ऊपर क्या हो जाएगा I, और ये वाला टर्म है उसको स्किप कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो क्या होगा, ये सिग्मा तो ये रहा, और एक टर्म आता है यहाँ पे I बाई, ठीक है। ये I बाई, जब बाई का वैल्यू हम लोग बाई मैक्स पुट करते हैं तो इस टर्म को बोला जाता है सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। क्या बोल रहे बाबू? यहाँ पे एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग जेड बोलते हैं, और जेड होता है वो क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस। जेड क्या है? चलो इसको सही से लिखते हैं, जेड क्या है? ये कहलाता है सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। जेड होता है सेक्शन मॉडुलस होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई बटे बाई मैक्स। ये होता है सेक्शन मॉडुलस। आ रहा है इतना बात समझ में? तो ये सब टर्म है वो आप याद रखोगे यहाँ पे कि जेड जो होता है वो आई बटे बाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बाई, ये टर्म होता है। तो जब हम लोग बेंडिंग की बात करते हैं, जैसे हम लोग जब कॉलम कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे थे, तो आपको यूलर्स फॉर्मूला याद रखना था कि क्रिटिकल लोड के लिए होता है पाई स्क्वायर ई आई बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ये सब हम लोग टर्म है वो याद रखे थे। तो कॉलम के लिए जो भी फॉर्मूला था आपको बेसिक याद रखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो भी हम लोग का फॉर्मूला आएगा बीम के लिए बेसिक, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन मॉडुलस है, यहाँ पे समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं।
देखो ध्यान से समझना, जिस बीम का हम क्या बोल रहे हैं बाबू, जिस भी बीम का, इसको थोड़ा हम साइड करते हैं, ये काम का हो चुका है ऑलरेडी, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। जिस भी बीम का आई का वैल्यू ज्यादा होगा, हम क्या बोल रहे हैं, जिस भी बीम का आई का वैल्यू ज्यादा होगा उस बीम का बेंडिंग में मजबूती ज्यादा होगा, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस डेवलप कर पाएगा अपने अंदर, यानी उसके अंदर मजबूती ज्यादा होगी, वो ज्यादा से ज्यादा मोमेंट को रजिस्ट कर पाएगा। किस बात पे हम बोल रहे हैं कि आई का वैल्यू, जिस भी बीम का आई का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को अभी जस्ट मिला था सिग्मा बटे बाई और आई यहाँ पे, और आई बाई बाई को हम लोग क्या बोले थे, सेक्शन मॉडुलस। तो मोमेंट जितना वो कितना मोमेंट को रोक पाएगा, तो जितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हायर द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हायर विल बी द बेंडिंग रेजिस्टेंस। आ रहा है इतना बात समझ में। तो आई जो टर्म है वो बेंडिंग में मजबूती को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आई टर्म, आई वाला टर्म है, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये किसी भी सेक्शन का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। कोई भी आप मेंबर देख रहे हो उसका सेक्शन का ये प्रॉपर्टी होता है, हायर द वैल्यू ऑफ आई हायर विल बी द स्ट्रेंथ इन बेंडिंग। समझ में आ गया इतना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो जब हम लोग बात करते हैं कि बीम में कि कौन सा बीम कितना मजबूत होगा, तो आपको सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो एक्सिस, जिस भी एक्सिस के अबाउट, देखो यहां पे कोई वीकर और स्ट्रॉन्गर एक्सिस नहीं होगा, यहां पे तो हम लोग लोड लगा रहे हैं और पर्टिकुलर एक ही एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगा। कॉलम है, कॉलम में आप लोड लगाते हो तो वो दोनों में से किसी भी एक एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकता है। जब हम लोग बोलेंगे कि कॉलम है, देखो छोटू, जैसे अगर बात करते हैं कि ये कॉलम है, तो कॉलम जो है वो किधर से भी रोटेट करके टूट सकता है, इसके पास कोई अपना एक पर्टिकुलर एक्सिस नहीं है, इसको हम लोग फोर्सफुली रोटेट नहीं करवा रहे हैं। जब आप यहां पे लोड लगाओगे तो ये जो कॉलम है वो बीकर एक्सिस के अबाउट फेल होगा, ठीक है, यानी ये कुछ इधर से रोटेट करके बेंड होके फेल होगा, यानी लोड लगाओगे तो बीकर एक्सिस के अबाउट फेल होगा। लेकिन जब हम लोग बीम में लोड लगाएंगे तो ये पर्टिकुलर एक ही एक्सिस के अबाउट बेंड होने जा रहा है। अरे ये बात समझ में आया। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये ऑलवेज ये एक्स एक्सिस के अबाउट ही बेंड होगा। अगर आप इसके ऊपर ऐसे लोड लगाते हो, जैसे आप यहां पे समझो, इसमें स्ट्रॉन्गर एक्सिस वीकर एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इस चीज को अच्छे से आप देखोगे, यहां पे इस डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा सा हम कलर एडजस्ट किए, तो यहां पे पर्टिकुलर ये जो बीम है, ये देखो बीम का सेक्शन है, इसके ऊपर जैसे ही लोड लगेगा ये बेंड कुछ इस एक्सिस में होगा, मतलब इस पैटर्न में बेंड होगा। तो इसका जो बेंडिंग एक्सिस है ये रहा, उस मतलब यहां पे एक्स एक्सिस के अबाउट ये बेंड होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर इस सेक्शन को आप यहां पे ऑब्जर्व करते हो तो ये जो एक्सिस इसका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, इस एक्स एक्सिस के अबाउट ये बेंड कर गया है, एक्स एक्सिस के अबाउट इसमें रोटेशन आया है। तो बाई एक्सिस यहां पे आपको ऑब्जर्व नहीं करना है। आ रहा है इतना बात समझ में। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे देखना पड़ेगा। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करके बेंड होकर फेल हो गया है। यहां पे एक्सिस जो दिख रहा है इस एक्सिस के अबाउट, अगर सेक्शन होगा तो ना कि बाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं हुआ है, एक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर गया है, बेंड हो गया है, ठीक है। जैसे यहां पे देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये जो बेंड है, जैसे मान लो यहां पे रहा सेक्शन, ये जो सेक्शन है कुछ ऐसे रहा, जब ये बेंड होगा तो इस कौन सा एक्सिस के अबाउट यहाँ पे रोटेशन हुआ है, तो बोलोगे सर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर गया है। वेयर इज द एक्स एक्सिस, हियर इज द एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस दिखाई देगा। उसी एक्सिस के अबाउट ये घूम गया है, गोल घूम गया है। यहाँ पे बाई एक्सिस होगा, ऊपर की तरफ जो वर्टिकल होगा वो बाई एक्सिस होगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट यहाँ पे रोटेशन हम लोग ऑब्जर्व नहीं किए हैं। चलो ठीक है, तो रोटेशन जो ऑब्जर्व हुआ है वो एक्स एक्सिस के अबाउट ऑब्जर्व हुआ है। तो यहाँ पे बीम में आपको एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन दिखेगा, जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे बोल सकते हो कि फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, और वी कैन से एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो भी इस एक्सिस को आप नाम दे दो, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। यहाँ पे इस तरह से एक्स एक्सिस होगा, इसके अबाउट रोटेशन होगा, ना कि ये बाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। बाई एक्सिस का यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा बट वो उसके अबाउट रोटेशन नहीं होगा। चलो आगे देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि बीम का जब हम लोग स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो आई तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म होगा ही, उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टर्म होगा सेक्शन मॉडुलस। यानी आपको आई भी ऑब्जर्व करना है, इसके साथ साथ आप सेक्शन मॉडुलस भी ऑब्जर्व करोगे, बिकॉज सेक्शन मॉडुलस होता है वो आई बटे बाई होता है। ये जेड लिखने का मेरा तरीका है, आप यही समझो जेड होता है वो क्या होता है आई, सेक्शन मॉडुलस बटे आई बटे बाई।
तो हम लोग सेक्शन मॉडुलस को यहां पे ध्यान में रखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस चीज को भूलेंगे नहीं कि अगर जेड का वैल्यू किसी भी सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस ज्यादा है तो वो बेंडिंग में ज्यादा मजबूत होगा। हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी मेंबर का सेक्शन मॉडुलस ज्यादा है तो बीम है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखना, अगर हम आपसे पूछते हैं कि आई सेक्शन बेटर है कि एंगल सेक्शन बेटर है या टी सेक्शन बेटर है, अगर इस चीज को आप अच्छे से देखो, यहां पे हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ सेक्शन इज बेटर, किस तरह का सेक्शन है वो बेटर होगा फॉर द बीम के लिए, किस तरह का मेंबर है वो बेटर होगा। तो देखो छोटू, यहां पे आपको मिला है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और यहां पे इसका कहीं पे होगा सेंट्रॉइड, और ये रहा बाई एक्सिस, और यहां पे रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसका एक्स एक्सिस है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आई सेक्शन होता है ये एक्स एक्सिस से ज्यादा दूर पे एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पे ऊपर है वो ज्यादा एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स वाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई एक्स एक्स का वैल्यू ये अच्छा होता है, गुड होता है। यहां पे ये जो आपको वेव दिख रहा है वो शियर को रोकने के लिए काफी अच्छा कैपेबल होता है, और ऊपर भी एरिया है, यानी ये पूरा का पूरा क्या कैरी करेगा, तो ये पूरा का पूरा कंप्रेशन कैरी करेगा, और ये नीचे जो है वो फ्लेंज ये पूरा का पूरा टेंशन को कैरी करेगा। अरे इतना समझ में आ गया। और बीच में जो वेव होता है वो शियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, आप भूल चुके होंगे वो अलग चीज है, लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि वेव में सबसे ज्यादा शियर आता है। अगर कभी आपको याद होगा कि आई सेक्शन कुछ ऐसा होता है, देखना ध्यान से, ये आई सेक्शन है, तो इसमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कभी बचपन में आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग कुछ इस तरह से देखे होंगे कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ ऐसा होता है, यानी मैक्सिमम जो स्ट्रेस डेवलप होता है, ये स्ट्रेस का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है वो किस में आता है, वेव में आता है, वेव में आता है। तो आई सेक्शन है वो शियर को ले लेता है। आया इतना बात समझ में। ऊपर का नीचे का जो फ्लेंज है वो किस चीज को कैरी करता है, तो सर ऊपर और बीच नीचे का जो होता है वो कंप्रेशन और टेंशन को कैरी करता है, और साथ ही साथ एक्सिस से ऊपर भी एरिया है नीचे भी एरिया है, और एक्सिस से दूरी पे एरिया है। दैट्स वाई आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है बेस्ट सुटेबल सेक्शन फॉर द बीम। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन सा सेक्शन होता है वो बीम के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, तो वो आई सेक्शन होता है। बस इतना ही आपको समझाना था। साथ ही साथ जब हम लोग लोड लगाते हैं, मान लो कि इसके ऊपर आपने लोड लगाया है, तो ये रहा एक्सिस और ये रहा एक्सिस, ये जो लोड है इसी एक्सिस पे कोइंसाइड कर जाएगा, ये एक्सिस पे कोइंसाइड करेगा, तो यहां पे इसेंट्रिसिटी जनरेट नहीं होता है, जबकि इसका सेंट्रॉइड है वो यहां पे होगा। लोड आपने यहां पे एक आदमी को या कोई जेंटलमैन को या लेडी को आपने यहां पे खड़ा कर दिया, सीजी यहां पे, तो सीजी और लोड के बीच में थोड़ा सा यहां पे डिस्टेंस होता है जो इसेंट्रिसिटी ले आता है। इसेंट्रिसिटी के कारण यहां पे ट्विस्ट हो जाएगा, ये गोल घूम जाएगा, इसमें टॉर्सन हो जाएगा, जबकि इसमें प्योर बेंडिंग का फिनोमिनन आप ऑब्जर्व कर पाओगे, वेयर यू कैन ऑब्जर्व हियर ट्विस्टिंग या टॉर्सन। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां पे हम समझा चुके हैं कि आई सेक्शन जो होता है वो बेस्ट सुटेबल सेक्शन होता है बीम के लिए। चलो ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे चीजों को हम डेवलप कर रहे हैं और हर एक चीज आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां पे मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं कि आई सेक्शन, चैनल सेक्शन या क्या क्या सेक्शन है वो हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए बीम। जब आप बीम यूज करोगे तो हम लोग कौन कौन सा सेक्शन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे हेडिंग दे लो, देखो यहां पे हेडिंग है, टॉपिक है टाइप ऑफ सेक्शन यूज्ड फॉर बीम। एक बीम बनाने के लिए हम लोग किस किस तरह के सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। पहला जो टाइप ऑफ सेक्शन है वो है सॉलिड सेक्शन, यानी आप यहां पे एक सर्कुलर बार का यूज कर सकते हो। ठीक है, एक सर्कुलर या सॉलिड मेंबर है, ये सर्कुलर बार है, यहां पे इस तरह का बार का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, सॉलिड सेक्शन, यानी आप ये रेक्टेंगुलर मेंबर का भी यूज कर सकते हो, ये भी एक सॉलिड सेक्शन है। ठीक है,
तो पहला हो गया सॉलिड सेक्शन, आ गया समझ में, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है चैनल सेक्शन। अच्छा, हम लोग इसको सेक्शन क्यों बोल रहे हैं, वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं सेक्शन, वाई वी आर कॉलिंग इट ए सेक्शन, हम लोग इसको सेक्शन क्यों बोल रहे हैं। देखो, जब आप इसको फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से जो दिखाई देगा उसी चीज को हम लोग वहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सेक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं। मान लो कि अगर इसको हम लोग यहां से काटे, यहां से अगर इसको कट करते हैं, ध्यान से समझना, यहां से जब हम लोग इसको कट करेंगे तो हम लोग को सेक्शन व्यू मिलेगा, और जो सेक्शन व्यू इसका मिलेगा वो बिल्कुल इसी के जैसा होगा, फ्रंट वाले टाइप का होगा। तो फ्रंट वाला का हम लोग फ्रंट व्यू बोल सकते हो, या इसी को स्टाइल में, ठीक है, थोड़ा सा इंजीनियरिंग घुसा के सेक्शन बोलता है। तो सेक्शन का मतलब आप दूसरे टर्म में क्या समझोगे, फ्रंट व्यू समझोगे। समझा बाबू, क्या समझोगे, फ्रंट व्यू समझोगे। तो सॉलिड सेक्शन यूज कर सकते हैं, चैनल सेक्शन यूज कर सकते हैं, यानी चैनल का फ्रंट व्यू हम लोग यहां पर ड्रॉ कर दिए। एंगल सेक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी अगर आपको एक बीम बनाना है तो बीम बनाने के लिए आप वो सब सेक्शन है वो यूज कर सकते हो। फॉर बीम दीज टाइप ऑफ सेक्शन आर सुटेबल। इसके अलावा फिर हम लोग आगे बताएंगे कि ये सब में प्रॉब्लम क्या आता है, व्हाट आर द लिमिटेशन। इसका सीजी है वो यहां पे आएगा, इसका सीजी है वो यहां पे आएगा, आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। देखो, इसके बाद है आई सेक्शन। आई सेक्शन को हम लोग बीम सेक्शन भी कहते हैं। तुम लोग पढ़ा होगा जूनियर बीम, हैवी बीम, वाइड फ्लेंज बीम, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आई बीम। ये सब बीम है, ये सब सेक्शन है, ये बहुत ज्यादा आई सेक्शन यूज होता है एज ए बीम, इसलिए हम लोग इसको बीम सेक्शन भी कहते हैं। फैब्रिकेटेड आई सेक्शन, आप क्या करो बाबू, यहां पे एक प्लेट ले लो, ठीक है, एक प्लेट यहां पे ले लिए, दूसरा यहां पे एक प्लेट ले लिए, और तीसरा यहां पे एक प्लेट और ले लिए, ठीक है, 3 प्लेट लिए, और तीनों प्लेट को यहां पे वेल्डिंग के थ्रू वेल्डिंग करके यहां पे ये क्या वेल्ड है, वेल्डिंग कर दी है, और वेल्डिंग करके आई सेक्शन बना दिए। तो ये क्या कहलाएगा, फैब्रिकेटेड, यानी जोड़ कर बनाया हुआ। फैब्रिकेटेड मतलब जोड़ कर बनाया हुआ, और यहां पे क्या बचा, यहां पे वेल्डिंग। तो इस तरह से भी हम लोग बीम का सेक्शन या बीम है वो बना सकते हैं। WELDING, वेल्डिंग, वेल्डिंग किए हैं। चलो आगे देख लेते हैं। और यहां इसको पहले आप लोग लिख लो, पहले इसको लिख लो बढ़िया से लिख लो। नेक्स्ट है कंपाउंड सेक्शन। देखना, ध्यान से समझना, कंपाउंड सेक्शन क्या है। मान लो कि एक यहां पे आई सेक्शन है, यहां पे आई सेक्शन है, ये रहा आई सेक्शन। चलो इसको अच्छे से बना देते हैं। ये एक आई सेक्शन है, ठीक है, ये आई सेक्शन में, और हम चाहते हैं कि आई सेक्शन और मजबूत हो जाए, तो यहां पे हम लोग क्या किए, एक सूटेबल चैनल सेक्शन प्रोवाइड कर दिए। क्या प्रोवाइड किया बाबू, सूटेबल चैनल सेक्शन यहां पे प्रोवाइड कर दिए। तो ये क्या सेक्शन बन गया, यहां पे बन गया आपको कंपाउंड सेक्शन। तो ये क्या है, एक आई सेक्शन है, ये कंपाउंड सेक्शन हो गया, ये आई सेक्शन है, और ऊपर में क्या है, चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, और यहां से क्या बन गया, कंपाउंड सेक्शन। चलो इसको जल्दी से बना लो, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट सेक्शन, ध्यान से देखना, मान लो कि यहां पे एक आई सेक्शन है, नाउ वी हैव ए आई सेक्शन। आई सेक्शन ही बार बार क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बेस्ट सुटेबल है, ठीक है। और ऊपर में क्या कर दिए छोटू, ऊपर में एक कंक्रीट का सेक्शन है वो हम प्रोवाइड कर दिए। कंक्रीट आर वेरी गुड इन कंप्रेशन। जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। दे आर वेरी गुड इन कंप्रेशन, बहुत ही स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दिए, तो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए ऊपर में कंक्रीट। ये क्या है, कंक्रीट। ये क्या करेगा, कंप्रेशन को रोकेगा। इट विल कैरी कंप्रेशन, या लिख सकते हो इट विल बी इन कंप्रेशन, इट विल बी इन कंप्रेशन। ये कंप्रेशन में होगा। और यहां पे क्या रहा बच्चा, ये स्टील का आई सेक्शन है। दे आर एबल टू कैरी रिमेनिंग अदर लोड, जहां पे और कुछ रिक्वायरमेंट होगा वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये क्या मिला आपको, कंपोजिट सेक्शन मिला है। चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनकेस्ड बीम सेक्शन। यहां पे देखो फिर से हम लोग क्या करें, आई सेक्शन ले रहे हैं।
आई सेक्शन यहां पे लिए, ठीक है, ये आई सेक्शन हो गया। इस आई सेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, यहां पे फिल कर दे रहे हैं, बॉक्स में डाल दे रहे हैं, और ये कंक्रीट में इसको हम लोग फिल कर दिए। ये चारों तरफ क्या है, कंक्रीट है। ये कंक्रीट का आप लोग को सिंबल याद होगा, पढ़े होगे आप लोग बचपन में कभी, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम नहीं लेंगे, रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंक्रीट, और अंदर से क्या, स्टील का आई सेक्शन। ये इनकेस्ड यानी अंदर में बिल्ट किया गया है स्टील का सेक्शन है। दिस इज द स्टील आई सेक्शन, ये हो गया इनकेस्ड सेक्शन, ठीक है। और हल्के में नहीं लेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सेमेस्टर के एग्जाम में आ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन यूज्ड फॉर द टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, बीम मेंबर। तीनों याद करके जाओ। अभी तुम लोग को पता है, बाद में इसी चीज को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल देंगे, सेमेस्टर के एग्जाम में आएगा, फिर तुम लोग चिल्लम चिल्ली करेगा कि सर काश पहले से पता होता तो अच्छे से याद कर लिए होते। तीनों मेंबर का, टेंशन मेंबर सॉरी कंप्रेशन मेंबर और बीम मेंबर, तीनों में क्या क्या मेंबर, अरे कॉमन तो है आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, ये सब कर दोगे तो अच्छा रहेगा। बीच बीच में कहीं कहीं पे बॉक्स सेक्शन आ रहा था, किसके लिए, बॉक्स सेक्शन जो आ रहा था वो कॉलम के लिए आ रहा था। कॉलम में बॉक्स सेक्शन होता है, वो सुटेबल होता है, ठीक है। जैसे टेंशन के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं फ्लैट, एंगल, चैनल, दे आर यूज फॉर द टेंशन मेंबर। कंप्रेशन के लिए बॉक्स सुटेबल होता है, बीम के लिए आई सेक्शन सुटेबल होता है। तो आई में थोड़ा सा तड़का वड़का मार के कुछ नया नया डिशेस बना रहे हैं, कभी चाट बना रहे हैं, कभी गोलगप्पा बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। चलो ये यही पे आ गया फिर से, डोंट टेक इट लाइटली। अभी आपको बोल रहे बाबू लाइटली मत लो, एकदम श्योर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन यूज्ड एज ए बीम मेंबर। चलो ठीक है, तो यहां तक तो आपको चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द लिमिटेशन, कि लिमिटेशन क्या है, हम लोग क्यों एंगल सेक्शन को ही सबसे ज्यादा सुटेबल सेक्शन मानते हैं। तो ठीक है, अगर यहां पे हम पूछते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशन, कहां पे एंगल सेक्शन, टी सेक्शन और चैनल सेक्शन है वो पीछे रह जाता है। व्हाट आर द लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब है ये पीछे क्यों रह जाता है, इसमें क्यों थोड़ा सा लिमिट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जब हम लोग एंगल सेक्शन, टी सेक्शन या चैनल सेक्शन लेंगे तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हम ऑब्जर्व कर पाएंगे वाइल वी आर यूजिंग एज ए बीम मेंबर। ठीक है, लाइट वेट के लिए तो ये सब सुटेबल होता है, जब वजन कम आ रहा है ना तो सुटेबल होता है। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं ना कंस्ट्रक्शन का, तो 2 क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या 2 क्राइटेरिया बोल रहे हैं, पहला सेफ्टी। आप जो भी स्ट्रक्चर बनाओ दैट मस्ट बी सेफ। सेफ कहने का मतलब है उसके ऊपर जितने भी लोड लगने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा लोड को रोक सके। दूसरा क्राइटेरिया क्या है सर, दूसरा क्राइटेरिया है इकोनॉमी। ठीक है, और भी जब हम लोग लिमिट स्टेट में देखेंगे तो थोड़ा सा और इसको इलाबोरेट करेंगे, डिटेल में बताएंगे कि सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, सर्विसिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इकोनॉमी, तीसरा पार्ट, यानी तीनों होना चाहिए। स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए, सर्विसिबल होना चाहिए। सर्विसिबल का मतलब होता है कि जो पर्सन उसको यूज कर रहा है वो यूज करते समय डिस्कंफर्ट फील ना करे, डिस्कंफर्टेबल ना हो जाए, स्ट्रक्चर एक्सेसिव वाइब्रेट ना करे, एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन ना हो जाए। तो ये सब चीजें आती है सर्विसिबिलिटी में। क्रैक वगैरह आ गया तो क्रैक आने से ये सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा, जिसको हम लोग यूनिट 3 में डिटेल में स्टडी करने जाएंगे जब हम लोग आरसीसी स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप ये चीज याद रखो कि स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए, सर्विसिबल होना चाहिए, साथ ही साथ इकोनॉमिकल होना चाहिए। आ गया समझ में? तो अगर एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन और टी सेक्शन लोगे तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है, और जो आई सेक्शन होता है वो बेस्ट सुटेबल हो जाता है। ठीक है, मतलब आई सेक्शन से भी आप बीम बना सकते हो, चैनल सेक्शन से भी बीम बना सकते हो। पैसा किस में कम लगेगा, तो आई सेक्शन में कम लगेगा। ठीक है,
देखो इसमें होगा क्या, एंगल एंड टी आर वीक इन बेंडिंग, ये बेंडिंग में कमजोर होते हैं। क्या होता है, क्या बोल रहे बाबू, इनका बेंडिंग स्ट्रेंथ जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन मॉडुलस ये कम होता है। देखो जैसे हम लोग चैनल सेक्शन की बात करें तो यहां पे इसका सीजी होगा, एक एक्सिस यहां पे, दूसरा एक्सिस यहां पे, नीचे तो सफिशिएंट एरिया हमको मिल रहा है लेकिन ऊपर में एरिया मिसिंग है, तो ये इसमें क्या होगा, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो जाएगा, रोटेशन भी आ जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि इसका आई का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि एरिया जो है एक ही तरफ ज्यादा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए या मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ही ज्यादा यहां पे आई एक्स एक्स निकाल पाओगे। 1/12 BDQ जब हम लोग यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वेड्थ और डेप्थ जो आता है ये एरिया से ही रिलेटेड है। हायर द वैल्यू ऑफ बी एंड डी, हायर विल बी द एरिया, हायर विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अदरवाइज ये जो आई सेक्शन है इसमें तो एरिया जो है वो एक तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दूसरी तरफ नहीं होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही कमा, हम लोग बेंडिंग इक्वेशन से जानते हैं कि m/i सिग्मा बटे बाई, यानी m जो है वो i और बाई, i बटे बाई गुने सिग्मा होता है। तो हायर द वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉडुलस, हायर विल बी द मजबूती इन बेंडिंग। ठीक है, चलो हिंदी इंग्लिश मिला दिए। तो यहां पे एंगल सेक्शन और टी सेक्शन का भी वही झमेला है, ऊपर में एरिया होता है नीचे में नहीं होता है। आई सेक्शन का अलग झमेला, नीचे में एरिया होता है ऊपर में एरिया नहीं, मतलब उलट पुलट दो, दे आर इन द सेम कैटेगरी। ठीक है, तो एंगल और टी सेक्शन होता है वो वीक होता है, कमजोर होता है बेंडिंग में। क्यों बेंडिंग में कमजोर होता है, क्योंकि उसका आई का वैल्यू कम होता है। क्यों कम होता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड, एरिया अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। चलो लिख लो पहला पॉइंट, बोलते बोलते ठंडा में भी प्यास लग जाता है। चलो आगे देखते हैं। चैनल ओनली बी यूज फॉर द लाइट लोड। अब चैनल है तो चैनल भी यूज कर सकते हैं लाइट लोड में, क्योंकि इसका सीजी है वो यहां पे आएगा, कहीं यहां पे सीजी आएगा। तो आपको एक एक्सिस यहां पे मिला एक्स एक्सिस, दूसरा बाई एक्सिस यहां पे आया। इसमें भी आपको क्या क्राइटेरिया आ जाएगा, जैसे आप लोड लगाओगे या कहीं पे लोड लगाओगे तो इसमें टॉर्सन इसेंट्रिसिटी वाला प्रॉब्लम्स आते रहता है। तो हम लोग चैनल यूज कर पाएंगे। चैनल इज बेटर देन द एंगल एंड टी सेक्शन। चैनल इज द बेटर देन एंगल एंड टी सेक्शन, बट इट कैन बी यूज फॉर लाइट मतलब हल्का लोड के लिए आप यूज कर सकते हो। हैवी लोड के लिए कौन कौन सा सेक्शन यूज होता है ये हम लोग अभी जस्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखना, the rolled steel channel and angle section are used in those cases where they can be designed and executed satisfactory। ठीक है, तो जो रोल्ड सेक्शन है, जो रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन और एंगल सेक्शन है, दे आर यूज्ड इन द केस वेयर दे कैन बी डिजाइन एंड एग्जीक्यूटेड सेटिस्फैक्ट्री। जहां पे सेटिस्फैक्शन होगा कि चैनल, सेटिस्फैक्ट्री जो वर्ड यूज हुआ है, जरा सा इरेज कर देते हैं, ध्यान से देखना। हम यहां पे क्या वर्ड यूज किए हैं कि यहां पे आप डिजाइन भी करो और इसको जो एग्जीक्यूट करो, अगर आप वहां पे संतुष्ट हो, हम क्या बोल रहे हैं, जब आप इसको डिजाइन करो या जब इसको एग्जीक्यूट बनाओ, अगर आप वहां पे संतुष्ट हो तभी जाकर आप चैनल, एंगल या टी सेक्शन को यूज कर सकते हो। उसी चीज को लिखा हुआ है, द रोल्ड स्टील चैनल एंड एंगल सेक्शन आर यूज्ड इन दोज केस। सिर्फ आपको तभी यूज करना है, उसी कंडीशन में यूज करना है जब आपको एक सेटिस्फैक्टरी डिजाइन और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस मिल जाए। ठीक है, यानी आपको पता हो। देखना, टॉर्सन में एराइज ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। जब इसेंट्रिसिटी आएगा ट्विस्ट हो जाएगा, ये घूम जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे हम बोल रहे हैं कि एक एंगल सेक्शन लगाए और लोड यहां पे लगा दिए, यहां पे क्या छोटू, ये रहा इसका सीजी। तो जैसे ही देखेंगे तो आपको इसेंट्रिसिटी मिलेगा और ये क्या कर जाएगा, ट्विस्ट कर जाएगा। लोड लगा, ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये ट्विस्ट कर गया, ऐसे गोल घूम गया। जैसे ये ऐसे ऐसे गोल घुमा, ये ऐसे ट्विस्ट किया, जैसे मेरा हाथ है, ये ऐसे ट्विस्ट करेगा तो इसमें टॉर्सन आ जाएगा। That's why these are the limitation of angle and T section। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया, पॉज करके नोट करो, फिर आगे का जो है वो आगे बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन व्हाइल डिजाइनिंग ऑफ बीम। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है जब हम लोग बीम को डिजाइन करेंगे, क्या क्या हम लोग ऑब्जर्वेशन होगा, क्या देखेंगे डिजाइन करते समय। चलो अच्छे से, अस्थिर से, एकदम कूल होके इस चीज को समझा रहे हैं, ध्यान से समझना।
कि क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यानी किन बातों को ध्यान देंगे जब हम लोग बीम डिजाइन पे आएंगे। तब पहला तो ये क्वेश्चन एराइज होता है कि सर डिजाइन एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन। डिजाइन को बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मजबूती है वही डिजाइन है। नहीं छोटू, मजबूती और डिजाइन दोनों अलग अलग चीज है। कोई चीज मजबूत है यानी वो ज्यादा डिजाइन है, कोई कमजोर है तो कम डिजाइन है, नहीं ऐसा नहीं। डिजाइन कहने का मतलब होता है कि आप मैथमेटिक्स और साइंस को पढ़ो, आपको मैथमेटिक्स और साइंस पता होना चाहिए, पहला बात। अच्छा, दूसरा चीज, कोई भी स्ट्रक्चर को, किसी भी चीज को डिजाइन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जितना भी लोड आ रहा है, एक ब्रिज कोई ऐसा ब्रिज है जिसपे बहुत ज्यादा हैवी गाड़ी चल रहा है, तो डिजाइन कहने का मतलब है कि जो भी लोड आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग सुटेबल सेक्शन को डिसाइड करें कि कौन सा सेक्शन वहां पे यूज कर दे, कैसा उसका शेप होगा, कैसा उसका एरिया होगा, कितना उसमें आई होगा, कितना उसका स्पैन होगा, ये डिसाइड करना कहलाता है डिजाइन। अरे नहीं समझा, जैसे मान लो कि हम लोग एक छोटा ब्रिज बना रहे हैं तो उसमें छोटा आई सेक्शन यूज करेंगे। हम लोग एक बड़ा ब्रिज बना रहे हैं जिसपे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, कम लोड आ रहा था तो छोटा आई सेक्शन यूज किए, ज्यादा लोड आ रहा था तो ज्यादा बड़ा आई सेक्शन यूज करेंगे। लेकिन कितना बड़ा सेक्शन होगा, क्या उसका थिकनेस होगा, कितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये डिसाइड करना यही कहलाता है डिजाइन। आ गया समझ में? डिजाइन कहने का मतलब होता है कि लोड के करस्पॉन्डिंग कम से कम पैसा लगाकर एक सेफ स्ट्रक्चर बना दे। डिजाइन कहने का मतलब क्या हो गया, फिर से सुनना। डिजाइन कहने का मतलब है कि जो भी स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है उस लोड को रोकने के लिए एकदम सूटेबल स्ट्रक्चर बना देना, यही डिजाइन कहलाता है। लोड के लिए सूटेबल स्ट्रक्चर बना देना कहलाता है डिजाइन। स्ट्रक्चर टूटे ना, स्ट्रक्चर सस्ता हो, स्ट्रक्चर सर्विसिबल हो, ठीक है, ये तीनों चीज होना चाहिए। फिर से सुन लो, जो भी स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है, ट्रस हो, ब्रिज, बिल्डिंग, डैम, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जब हम लोग उसको बनाते हैं तो उसका डायमेंशन डिसाइड करना कि कोई कितना बड़ा होगा, ये कहलाता है डिजाइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हम लोग डिजाइन करेंगे यानी आई सेक्शन कितना बड़ा देना है, कितना लंबा देना है, किस मटेरियल का होगा, अगर आप ये प्रोवाइड कर रहे हो तो डिजाइन करते समय हमको ये ध्यान देना है कि जो भी बीम होगा उसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन ना हो। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन जो है वो स्ट्रक्चर को अनयूजेबल बना देता है। बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग उसको फेल मान लेंगे। एक लिमिट के बाद स्ट्रक्चर में जब डिफ्लेक्शन होता है तो उसको अनसर्विसिबल, अनयूजेबल या उसको फेल मान लिया जाता है। चलो ठीक है। स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, जब ये रोटेट करेगा तो डिफ्लेक्शन तो कम हो लेकिन उसमें इतना भी स्ट्रेस ना आ जाए कि स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए, यानी हम लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस डेवलप नहीं होने देंगे, इतना ही स्ट्रेस डेवलप होने देंगे कि जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे। तीसरा है शियर, शियर के कारण भी फेल हो सकता है। यानी बीम यहां पे हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिफ्लेक्शन, स्ट्रेस और शियर तीनों चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर को डिफ्लेक्शन होने से बचा देना है, स्ट्रक्चर को बेंडिंग में सेफ रखना है, स्ट्रक्चर को शियर में सेफ रखना है। हम लोग तीनों क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे। चलो आप ऊपर वाला जल्दी से नोट कर लो, ऑब्जर्वेशन वाइल डिजाइनिंग। जब जब हम लोग डिजाइन करेंगे तब तब इन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि बीम में एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ना हो जाए। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट करो। चलो अगर हम थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको, याद करो। ठीक है, अगर हम कुछ आपको याद दिलाना चाहें, चलो तो एक सेकेंड, चेंज। ठीक है, याद करो बाबू, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, या बचपन में क्या अभी भी आप लोग पढ़ोगे कि एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर अगर पॉइंट लोड लगता है तो इस पॉइंट लोड के कारण कितना डिफ्लेक्शन होता है, तो आप लोग सब पढ़ चुके हो बढ़िया से। क्या होता है, तो सर PL का पावर 3
डिवाइडेड बाई 48 EI डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा सर। वही जब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपल सब कैंटिलीवर के लिए भी बस याद दिला रहे हैं, जल्दी से याद दिला के आगे बढ़ जाते हैं। और अगर इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहता है, अगर लोड है वो UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और लोड का इंटेंसिटी है वो कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन को अगर आप बाई से रिप्रेजेंट करो या डेल्टा से रिप्रेजेंट करो, जैसे भी लिखना है, तो ये होता है 5/384 गुने WL का पावर 4 बाई EI। 5/384 WL का पावर 4 बाई EI। ठीक है, इसमें जो डिफ्लेक्शन जब हम लोग इसको फिक्स्ड कर देंगे, तो फिक्स्ड बस हम लिख देते हैं, आप लोग साइड में कहीं पे लिख लेना, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा, बाई का वैल्यू होगा वो कम होगा। जो फिक्स्ड सपोर्ट है वो डिफ्लेक्शन को कम कर देता है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे लगाता है, तो कितना गुना कम होगा, तो 4 गुना कम हो जाएगा। यानी जो भी इसमें डिफ्लेक्शन है उसको 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे आप 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये PL का पावर 3 192 EI हो जाएगा। और वहां पे जब डिफ्लेक्शन देखोगे, ये फिक्स्ड बीम में UDL होता है तो ये 5 गुना कम होता है, यानी इसमें डिफ्लेक्शन 5 गुना ज्यादा होता है। तो जब 1/5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बाई का वैल्यू होगा वो WL का पावर 4 डिवाइडेड बाई 384 EI होगा। ठीक है, तो चलो इसको आप जल्दी से नोट कर लो। तो यही डिफ्लेक्शन के बारे में आपको हम बताना चाह रहे थे। चलो आ जाते, इसको आप नोट कर लियो तो हम लोग आ जाते अपने टॉपिक पे। जब हम लोग डिफ्लेक्शन को देखेंगे तो जो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया है, यानी डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया कहने का मतलब है यहाँ पे कि डिफ्लेक्शन का मापदंड, क्राइटेरिया का अगर हिंदी लिखोगे तो आप लिख लेना मापदंड। क्या बोले उसको, मापदंड हिंदी में, यानी मेजरमेंट, या जब आप डिफ्लेक्शन का मेजरमेंट करोगे तो क्या क्या आपको मेजरमेंट करना है। मापदंड क्या होता है, किन आधार पे डिफ्लेक्शन होता है, किन चीजों के कारण डिफ्लेक्शन होता है। अगर कंट्रोल करना है तो किस चीज पे कंट्रोल करेंगे, स्पैन पे। जैसे हम अभी लिखते हैं कि PL का पावर 3/48 EI, तो हायर द वैल्यू ऑफ स्पैन, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पे जितना ज्यादा स्पैन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, ठीक है, यहां पे I का वैल्यू ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो या सेक्शन मॉडुलस बोल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अरे हाँ कि ना, तो ये बोले सर ये तो नेचुरल चीज है, बिल्कुल ये सब नेचुरल चीज है, लेकिन यही तो बेसिक है, इसी को तो बेसिक बोलते हैं। बेसिक का मतलब छोटी छोटी चीजें जो सबको आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बेसिक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, जितना ज्यादा लोड उतना ही एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हायर द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लोअर विल बी द डिफ्लेक्शन। इलास्टिसिटी है वो मटेरियल के टाइप को रिप्रेजेंट करता है, कि जैसे स्टील है तो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ होता है। वहीं जब हम लोग कंक्रीट की बात करते हैं तो ये होता है 5000 √FC के। ठीक है, यहां तक आपको ये सब छोटा मोटा चीज समझ में आता है तो ठीक है, आगे पढ़ोगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल के टाइप को बताता है। लोहा रहेगा तब कम डिफ्लेक्शन होगा एज कंपेयर टू वुड। लकड़ी का ई का वैल्यू कम होता है, लोहे का ई का वैल्यू ज्यादा होता है। तो ये क्वालिटी ऑफ मटेरियल को बताता है। और पांचवा है सपोर्टिंग कंडीशन, जैसे अगर सिंपली सपोर्टेड है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, अगर इसी चीज को हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, कम जाता है। तो डिफ्लेक्शन स्पैन पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप सेक्शन मॉडुलस भी बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और सपोर्ट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कैंटिलीवर होगा तो अलग डिफ्लेक्शन होगा, फिक्स्ड अलग से, और मतलब कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और फिक्स्ड, तीनों में अलग अलग डिफ्लेक्शन होगा फॉर ए पर्टिकुलर सेम लोड। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है ये सब चीज आप लिख लिए होंगे कि डिफ्लेक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन इन सिलेक्शन ऑफ बीम। जब आपको बीम का सिलेक्शन करना होगा, अरे क्या समझा कि हम लोग डिजाइन करते हैं सर जब हम लोग डिजाइन करते हैं तब क्या करते हैं छोटू, जब डिजाइन करते हैं तब हम लोगों को क्या करना होता है, लोड के करस्पॉन्डिंग बीम को चूज करना होता है। लिख दे यहां पे,
देखो डिजाइन का डिजाइन लिख रहे हैं, डिजाइन लिख लेना कहीं पे। इन डिजाइन, डिजाइन वी चूज, सुधार लेना, वी चूज, और बोल सकते हो डिसाइड, डिसाइड सुटेबल सेक्शन, सुटेबल सेक्शन, सुटेबल सेक्शन ऑफ मेंबर, मेंबर, अच्छा सुटेबल सेक्शन ऑफ मेंबर फॉर गिवन, या लिख सकते हो अप्लाइड डिजाइन लोड, सब एक ही चीज है, गिवन या बोल सकते हो अप्लाइड लोड, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, ठीक है। जहां पे हमको क्या कंसीडर करना होता है, वेयर वी कंसीडर सेफ्टी, सर्विसिलिटी एंड इकोनॉमी। डिजाइन देखो, इन डिजाइन वी चूज और डिसाइड सुटेबल सेक्शन, कौन सा सेक्शन, ठीक है। यहां पे क्या वर्ड यूज करें बाबू, कौन सा सेक्शन, कौन सा सेक्शन, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, बड़ा वाला चैनल, छोटा वाला चैनल, बड़ा वाला आई सेक्शन, अभी आपको पढ़ाए थे टाइप ऑफ सेक्शन। तो कौन सा सेक्शन आप डिसाइड करोगे, ठीक है, कौन सा सेक्शन आप चूज करोगे ताकि वो लोड को क्या रख सके, सेफ रख सके। इन डिजाइन वी चूज और डिसाइड सुटेबल सेक्शन ऑफ मेंबर फॉर गिवन लोड सो दैट member carry load safely without being without failure लिख सकते हो, या विदाउट रप्चर, या लोड सेफली, कैरी सेफली, यहीं तक फुल स्टॉप कर देते हैं। यानी डिजाइन हम लोग करेंगे, डिजाइन क्यों करते हैं, तो टू कैरी लोड सेफली, यानी यहां पे सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। यानी हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन डिसाइड करेंगे, ये डिजाइन का है। डिजाइन का मतलब होता है कि लोड के आधार पे जो भी लोड आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग सुटेबल सेक्शन को निकाल के यूज कर देना। चलो, तो जब हम लोग सेक्शन चूज करेंगे कि कौन सा सेक्शन हम लोग को यूज करना है, तो उस सेक्शन चूज करते समय हम लोग क्या क्या बातों को ध्यान में रखेंगे। पहले तो सेक्शन जो भी हम लोग चूज करेंगे वो सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लोड को पूरा का पूरा रोक सके, ठीक है। तो यहां पे पहला पॉइंट है, ध्यान से समझना, बढ़िया से इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना कि द यूजुअल मेथड, यानी जो जनरल मेथड होता है ऑफ सेलेक्टिंग ए बीम सेक्शन इज बाय यूजिंग सेक्शन मॉडुलस। अरे बाबू यहां पे समझ में, सेक्शन मॉडुलस को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड जो होता है वो क्या होता है, आई बटे बाई होता है। यानी जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको सेक्शन मॉडुलस वाला सेक्शन चूज करना है। अरे हाँ कि ना, जैसे मान लो कि लोड लग रहा है 1000 किलो न्यूटन। अच्छा, 1000 किलो न्यूटन के कारण जब हम लोग m बाई आई, सिग्मा बाई ऐसे कर करके हम लोग जब यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस निकाले, P के कारण लोड आया, और यहाँ पे Z का जो रिक्वायरमेंट है, यानी एक ऐसा बीम जिसका Z का वैल्यू 200 होना चाहिए। यानी यहाँ पे हम लोग का डिमांड कैसा है, डिमांड एक ऐसे सेक्शन का है जिसका Z का वैल्यू 200 होना चाहिए। तो हम लोग अपने खजाना से, अपने स्टॉक से, अपने गोडाउन से एक ऐसा बीम बाहर निकालेंगे जिसका सेक्शन मॉडुलस कम से कम 200 या उससे ज्यादा हो। आ रहा है समझ में। जैसे लोड के करस्पॉन्डिंग हम लोग को पता चला, हम लोग जब कैलकुलेट किए तो डिमांड कितना हुआ, हम लोग को मार्केट में या लोड बोला कि एक ऐसा सेक्शन हमको दे दो, एक ऐसा सेक्शन यहां पे लगा दो जिसका सेक्शन मॉडुलस 200 हो। तो हम लोग वहां से एक आई सेक्शन निकाल के फेंकेंगे, बोलेंगे यहां पे लगा दो, और उसका सेक्शन मॉडुलस 200 से ज्यादा है। तो जो मेथड है, जो भी आप एक बीम सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट करते समय सेक्शन मॉडुलस आपको ध्यान में रखना है। चलो सर, अगर मान लीजिए कि चैनल सेक्शन है
और एंगल सेक्शन है और आई सेक्शन है, तीनों सेक्शन है। ये आई सेक्शन है, यहाँ पे चैनल सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल सेक्शन है, तीनों सेक्शन है। तीनों का जेड का वैल्यू 201 है, 201 है, 201 है। तो तीनों में से हम लोग कौन सा चूज करेंगे? 200 सेक्शन मॉडुलस तो जरूरत है, तो इन तीनों में कौन सा चूज करेंगे? तो बोलोगे आई वाला चूज कर लीजिए। क्यों आई वाला चूज कीजिए? कि हम बताएं, पढ़ाएं। ध्यान से सुनना, और एक चीज यहाँ पे ध्यान से रखोगे, या ध्यान दोगे। इन तीनों में जिसका वजन कम होगा, वैसे तो आई सेक्शन का ही वजन कम आएगा, फिर भी बोल रहे हैं कि अगर आपको इन दोनों में चूज करना होता तो कौन सा चूज करते? मान लो कि ये आई वाला हटा देते हैं, यहां वाला आई हटा दिए। अब इन दोनों में से चूज करना है तो कौन चूज करोगे? जिसका वजन कम होगा। सेक्शन मॉडुलस सेम रहे और जो हल्का रहे, अरे हल्का कम रहेगा और सेम सेक्शन मॉडुलस यानी आई का वैल्यू सेम है, तो हम लोग को कम पैसा, ज्यादा हल्का है, वजन कम है तो कम पैसा देना पड़ेगा। अब मजबूती तो हमको जितना डिमांड है उतना मिल ही रहा है। आ रहा है समझ में? मान लो कोई आदमी है, वो 80 किलो का आदमी है, यानी मान लो एक छोटा बच्चा है जिसका वजन 60 किलो है, उसको तुम बैठा दिया 1000 सीसी का बाइक पे, समझ रहा है? तो जैसा मतलब चला तो लेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वजन के अनुसार मान लो एक छोटा सा कॉपी को कैरी करना, उसके लिए ऑटो कर लिया तुम, समझ रहा है? तो ज्यादा लोड आएगा तो ऑटो नहीं करना है, ट्रक करना है। कम लोड रहेगा तब ऑटो करना है। एक कॉपी किताब ढोने के लिए तो बाइक के पीछे, स्कूटी पे पीछे बांध के चल देंगे, उसके लिए ऑटो रिक्शा करते हैं क्या? उसी तरह से कर रहे हैं कि हल्का हल्का चीज आपको लेना है। दोनों में से जिसका वजन कम होगा वो चीज को आप चूज करोगे, पैसा कम लगेगा। इकोनॉमिकल क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करवाना है। तो द क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमी, जब आप चाहते हो कि सस्ता में काम हो जाए, पैसा बहुत है तो जो चूज कर लो, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो एक कॉपी किताब कहीं से किसी को ले जाना है, कर लिया, बुक कर लिया ओला से, कार जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा, छोटा मोटा दूरी पे है, बुक है तो पैदल चले गए, समझ रहा है ये चीज को? तो अगर यहां पे पहला क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गया कि 200 वाला हमको सेक्शन मॉडुलस चाहिए, 200 वाला प्रोवाइड करें, तो दूसरा हम लोग ध्यान रखेंगे, द क्राइटेरिया इज इकोनॉमी, द वेट रेदर देन द सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। अब अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तब आप सेक्शन मॉडुलस ना देखो, वेट को देखो, कम वेट वाला लगा दो। लेकिन सेक्शन मॉडुलस पहले सेक्शन मॉडुलस, यानी 200 का जरूरत है तो 200 से ज्यादा सेक्शन मॉडुलस देंगे। 200 से ज्यादा मिल गया तो अब हम लोग हल्का वजन वाला, यानी कम तो होना चाहिए वजन, लेकिन उसका सेक्शन मॉडुलस 200 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देख लो। समटाइम डिफ्लेक्शन एंड ओकेजनली शियर, आपको कभी कभी डिफ्लेक्शन, ठीक है, और रेयरली बहुत कम टाइम में शियर मे बी द नेसेसरी क्राइटेरिया। कभी कभी आपको डिफ्लेक्शन भी ध्यान में रखना है और शियर को भी ध्यान में रखना है, तब जाके आपको बीम को सेलेक्ट करना है। एक ऐसा बीम को सेलेक्ट करो जिसका डिफ्लेक्शन कम हो और शियर में भी वो मजबूत रहे। सबसे पहले बेंडिंग यानी यहाँ पे जेड, उसके बाद हम लोग हल्का वाला इकोनॉमी, फिर हम लोग डिफ्लेक्शन और शियर, इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखो, इट इज डिजायरेबल टू चूज ए लाइट बीम, हम लोग को हल्का बीम चूज करना चाहिए, ठीक है। फर्निशिंग द रिक्वायर्ड मॉडुलस ऑफ सेक्शन, फर्निशिंग का मतलब है कि वो प्रोवाइड कर रहा, प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड मॉडुलस ऑफ सेक्शन, वहां पे उसका जेड का वैल्यू जो है वो सही है, उचित है, तब वहां पे उचित मॉडुलस ऑफ सेक्शन वाला लाइट बीम को चूज करना है। चलो, पैसा कम लगेगा यहां पे समझ। अरे ये सब हल्के में ले रहा है तुम लोग। मान लो ये अभी 5-7 मिनट का स्टेटमेंट बोले हैं, अगर ये मोटा मोटी 20% भी समझ में आ रहा है तो बढ़िया चीज है। 20% से ज्यादा समझ रहे हो तब तो तुम लोग बहुत अच्छे हो, क्योंकि ये सब चीज जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो थ्योरी में आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएगा। हम पीछे से कहानी डेवलप कर रहे होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगला लेक्चर में क्या पढ़ाना है, उसके बाद वाला लेक्चर में क्या पढ़ाना है, हमको सब आइडिया पता है। तो अगला लेक्चर में जो हम पढ़ाने जाएंगे ना, उसका सप्लीमेंट इधर से ही देते जाएंगे, ताकि जब वहां पे तुम पहुंचो तो ऑलरेडी आपके पास विटामिन और मिनरल्स आपके डेवलप हो चुके हों। चलो, तो इसको आप लिख लो, पॉज करके नोट कर लो। यहां पे हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। और फर्निशिंग का मतलब है प्रोवाइडिंग। तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा लेक्चर हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे डिजाइन वाला काम शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।